एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियोज एकेडमी। आज हम करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का लास्ट और फाइनल पार्ट। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो जैसे कि एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट 3 चैप्टर्स में क्या क्या किया था। फर्स्ट डे हमने द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की इंट्रोडक्शन की, फिर उसके बाद हमने करेक्टरिस्टिक्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जिसमें हमने ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब डिटेल में पढ़ा और ये पढ़ा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो लाइफ फॉर्म की डिफाइनिंग फीचर्स हैं या नहीं हैं। उसके बाद हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन की थी। सेकेंड डे हमने करा था, हमने कुछ डेफिनेशंस करी थी, जैसे सिस्टमैटिक्स, क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन। फिर हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा और उसको बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को पूरे डिटेल में करा था, ठीक है। रूल्स और उसकी एडवांटेजेस पढ़ी थी, ठीक है। फिर थर्ड डे हमने जो था टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को अच्छे से किया था, जिसमें हमने स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इन सबको अच्छे से डिटेल में पढ़ा और हिरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन करी थी, ठीक है। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है। जिनका भी ये टॉपिक छूटा हुआ है वो हमारी पीछे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। आज हम करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जब क्लासिफिकेशन करने की टर्न आई तो क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट या कुछ हर साइंटिस्ट के अलग अलग स्टडीज़ थी, तो उन्होंने उन स्टडीज़ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दी, ठीक है। अब एक क्लासिफिकेशन आएगी नेचुरल, आर्टिफिशियल, एंड फाइलोजेनेटिक। ठीक है। अब ये नेचुरल, आर्टिफिशियल और फाइलोजेनेटिक में क्या क्या डिफरेंसेस है वो हम करने वाले हैं। जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थी, उसमें क्या था, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स पे ध्यान दिया। सिर्फ जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, वो वाले करेक्टर्स होते हैं जो आउटसाइड अपीयरेंस में यूज़ होते हैं, ठीक है। उन्होंने प्रॉपर्ली कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी के बेसिस पे नहीं दी, इसलिए सिस्टम का नाम रखा गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम में उन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर्स लिए, ठीक है, नेचुरल एफिनिटीज ली, और फाइलोजेनेटिक सिस्टम में उन्होंने एवोल्यूशनरी बेस्ड क्लासिफिकेशन दी, जेनेटिक्स का सारा रिलेशन निकाला, ठीक है। तो ये तीनों सिस्टम, नेचुरल, आर्टिफिशियल और फाइलोजेनेटिक, आज हम डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। कमिंग टू आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि ये जो सिस्टम था, इसने सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स लिए, सिर्फ बाहरी वाले करेक्टर्स लिए, जैसे हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स, जो बाहर इजीली विजिबल करेक्टर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हैं, किसी के भी सिर्फ उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स लिए। इसकी वजह से इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को कहा जाता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो जो अरिस्टोटल थे, उन्होंने एनिमल्स को इस बेसिस पे 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, इनेमा एंड अनेमा, ठीक है। इनेमा इज जिनमें रेड ब्लड होता है, अनेमा इज जिनमें रेड ब्लड नहीं होता, ठीक है। एंड उसके अलावा एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल में। सो अरिस्टोटल ने 4 ग्रुप्स में एनिमल्स को डिवाइड किया, ठीक है। जो लीनियस थे, लीनियस ने प्लांट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टर्स ऑफ स्टेमन, ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टर्स ऑफ स्टेमन, ठीक है। अब ये जो क्लासिफिकेशन थी, या ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इससे क्या होता है कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, ठीक है, वो एक साथ कई बार नहीं भी आ पाती। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि सपोज किसी के जो स्टेमन के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, किसी और फैमिली के प्लांट के स्टेमन के कैरेक्टर से मिलते हैं, तो वो दोनों तो एक ग्रुप में आ गए, जिसकी वजह से जो दो सेम इंडिविजुअल्स थे, जो 2 सेम ऑर्गेनिजम्स थे, वो अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन इतना रिलायबल नहीं था, इतना यूजफुल नहीं था। सो दिस सिस्टम सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फ्यू करेक्टर्स, ठीक है। फिर जो आर्टिफिशियल सिस्टम था, उसने इक्वल वेटेज दी वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करेक्टर्स को भी। सो ये जो है, ये चीज़ थी, ये बहुत ही गलत थी, क्योंकि वेजिटेटिव करेक्टर्स जो हैं वो बहुत ईजीली इन्वायरमेंट से इफेक्ट हो जाते हैं। सो ये जो सिस्टम था, ये इतना रिलायबल नहीं था। उसके बाद इसीलिए नेक्स्ट सिस्टम आया, जिसका नाम रखा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जितनी भी क्लासिफिकेशन हुई, वो हुई नेचुरल एफिनिटीज़ के बेस्ड पे, ठीक है। यहाँ सिर्फ बाहरी फीचर्स नहीं लिए गए, जैसे हैबिट, नेचर, कलर नहीं लिया गया, इंटरनल फीचर्स भी लिए गए, उसकी एनाटमी, अल्ट्रा केमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री, सबको स्टडी करके, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया, ठीक है। अब इस
सेम जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने फ्लावरिंग प्लांट्स की ऐसी क्लासिफिकेशन करी थी। अब अननेचुरल क्लासिफिकेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इसमें क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो जितने भी रिलेटेड ऑर्गेनिज्म थे वो सारे एक ग्रुप में आए, फिर इससे अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो है एक ग्रुप में आने से बचे, ठीक है। फिर इससे ही नेचुरल सिस्टम से ही फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो है उनका बिल्ड होना शुरू हुआ। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो बेसिकली एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसका और उसके पास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, पास्ट ऑर्गेनिज्म से उनका क्या रिलेशन है। फिर ये जो नेचुरल सिस्टम था ये इतना रिजिड नहीं, और कोई भी इनमें अगर कोई भी एडिशन करनी हो, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं। जो नेचुरल सिस्टम है वो बेसिकली डिफरेंट टैक्सा का पॉसिबल ओरिजिन भी बताता है। सो अभी तक हमने दो क्लासिफिकेशंस करी, वन करी आर्टिफिशियल सिस्टम एंड नेचुरल सिस्टम, ठीक है। आर्टिफिशियल वाले ने सिर्फ बाहरी करेक्टर्स लिए थे, हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स वगैरह वगैरह, और बट जो नेचुरल सिस्टम था उसने सिर्फ बाहरी फीचर्स ना लेते हुए इंटरनल फीचर्स भी लिए और क्लासिफिकेशन दी, ठीक है। अब हम करने वाले हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम। अब फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या है, चलो इसको पढ़ते हैं। At present, phylogenetic classification system based on evolutionary relationship between various organisms are acceptable। कहता है कि जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है जो बेसिकली एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड होती है आजकल वो मानी जाती है, ठीक है। इससे ये है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक टैक्सा में, एक ग्रुप में है, ठीक है, उनका एक ही कॉमन एंसेस्टर होता है, उनका एक ही कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है। ये नहीं है कि ये भी ग्रुप में है, ये भी ग्रुप में है, ये भी ग्रुप में है तो उनका एंसेस्टर जो है अलग अलग हो, ठीक है। एक ही एंसेस्टर के ऑर्गेनिजम्स एक ग्रुप में होंगे, दूसरे एंसेस्टर के दूसरे ग्रुप में होंगे, ठीक है। फिर इस जो सिस्टम था, इस सिस्टम ने कंसेप्ट ऑफ फिक्सिटी ऑफ स्पीसीज वाज चेंज टू डायनामिक कॉन्सेप्ट, यानी कि एवर चेंजिंग। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो शुरू से लेके अब तक बहुत ज़्यादा बदलते आ रहे हैं, उनमें बहुत सारे चेंजेस होते आ रहे हैं, ठीक है। डायनामिक कॉन्सेप्ट की तरफ इन्होंने वो करा। तो ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम दिया किसने, ये दिया एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रेंटल ने, ठीक है जी। फाइलोजेनेटिक सिस्टम को और क्या बोलते हैं, क्लेडिस्टिक्स। फाइलोजेनेटिक सिस्टम को और क्या बोलते हैं, क्लेडिस्टिक्स, ठीक है। फिर इसकी अगर फाइलोजेनेटिक सिस्टम को एक ग्राफ में हमने रिप्रेजेंट करना हो तो उसको बोलते हैं क्लेडोग्राम, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं क्लेडोग्राम, और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं क्लेडिस्टिक्स, ठीक है जी। फिर इसके बाद और भी ज़्यादा चेंजेस आते रहे, फाइलोजेनेटिक सिस्टम भी बदलता रहा, उसमें जो चेंजेस आते रहे वो बेटर और से बेटर होता रहा, वो दिया हटचिंसन और तख्तजान ने। वैसे नॉर्मली दिया हुआ है ये एडोल्फ एंगलर या कार्ल प्रेंटल ने, ठीक है। यहाँ ये थे हमारे तीनों सिस्टम जो हमने पढ़ने थे, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। अब हम कुछ टर्म्स करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम टर्म करेंगे ओल्ड सिस्टमैटिक्स एंड न्यू सिस्टमैटिक्स। सो जो ओल्ड सिस्टमैटिक्स है, ओल्ड यानी कि क्लासिकल सिस्टमैटिक्स है, ये कहती है कि जो स्पीसीज हैं वो इम्यूटेबल हैं और जैसे क्रिएटर ने क्रिएट कर दी थी वो वैसे ही चलती है, कि जैसे जैसे उनको बनाया गया था वो वैसे ही रहेंगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अरिस्टोटल, थियोफ्रेटस और लीनियस तक माना जाता था कि जैसे उनको भगवान ने बना दिया या क्रिएटर ने बना दिया वो वैसे ही चलती आ रही है। अब जो न्यू सिस्टमैटिक्स है उसमें क्या हुआ, उन्होंने ये माना कि जो स्पीसीज हैं, ठीक है, ये जो स्पीसीज हैं वो प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन है, कि जैसे उनको बनाया गया वो वैसे की वैसी नहीं है, उनमें बहुत सारी चेंजेस आए, उन्होंने बहुत सारा खुद को इवॉल्व किया और अपने आप को अडाप्ट करते हुए वो एक नई स्पीसीज में डेवलप होती हैं, ठीक है। इट इज कंसेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स दैट कंसिडर स्पीसीज टू बी प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। तो इस जो ये न्यू सिस्टमैटिक्स है ये किस किस स्टडी पे बेस्ड है, ये लिखा हुआ है, ये मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स, एनाटमी इंटरनल फीचर्स, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री, ये सारी स्टडीज पे बेस्ड है हमारा न्यू सिस्टमैटिक्स। और इसका कॉन्सेप्ट दिया था जुलियन हग्सले ने, ठीक है जी। फिर जो मॉर्फोलॉजिकल ग्रुपिंग है उसको बाद में रिप्लेस किया गया बायोलॉजिकल ग्रुपिंग में, जिसमें सारे सिस्टमैटिक्स के जो थे ब्रांचेस थी उनको अपनी अपनी इंपॉर्टेंस दी गई। सो न्यू सिस्टमैटिक्स ने इट इज़ बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन, फर्स्ट पॉइंट। फिर ये किसने दी थी, जुलियन हग्सली ने। इसमें कौन सी स्टडीज़ को कंसिडर किया गया, ठीक है। फिर अब जो इनके बायोलॉजिकल ग्रुपिंग है, ठीक है, इनके क्या क्या ब्रांचेज हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी इज साइटोलॉजिकल ट्रेट्स। साइटोलॉजिकल ट्रेट्स क्या होती हैं,
हम सब जानते हैं हमारे ये न्यूक्लियस सॉरी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो हम सेल को पढ़ेंगे बेसिकली, साइटोटेक्सोनॉमी, सेल के बारे में स्टडी करेंगे। सो इसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं कि कौन से टाइप का सेल है, कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, और सेलुलर कॉम्पोनेंट्स क्या काइंड है, क्या स्ट्रक्चर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी ऑपरेटस हो गया, ये सारी चीज़ें कैसी हैं और किस टाइप की हैं। तो ये सारा कुछ हम साइटोटेक्सोनॉमी पढ़ते हैं। इसकी एक ब्रांच है कैरियोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी में बेसिकली हम पूरे के पूरे सेल को स्टडी करते हैं। जैसे मैं आपको बोला, सेल में ये साइटोप्लाज्म होता है, ये न्यूक्लियस है। तो साइटोप्लाज्म में सारे सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और भी बहुत कुछ, ठीक है। और न्यूक्लियस में हाँ और न्यूक्लियस होता है। अब जो न्यूक्लियस को पर्टिकुलर स्टडी करने को बोलते हैं कायरोटेक्सोनॉमी, कैरियोटेक्सोनॉमी। सो कैरियोटेक्सोनॉमी इज बेसिकली स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, जो इसकी साइटोटेक्सोनॉमी की एक ब्रांच है। एंड साइटोटेक्सोनॉमी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ साइटोलॉजिकल ट्रेट्स जैसे नंबर ऑफ सेल्स, टाइप ऑफ सेल्स, काइंड एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो यहाँ लिखा भी हुआ है, कैरियोटेक्सोनॉमी इज कनेक्टेड विद ट्रेट्स ऑफ न्यूक्लियस, नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। साइटोटेक्सोनॉमी के बाद नेक्स्ट जो स्टडी है वो है हमारी कीमोटेक्सोनॉमी, ठीक है। जैसे हमें टर्म से पता चला है, कीमो मीन्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। सो हम उनको स्टडी करने वाले हैं। इसमें क्या है, इट यूजेस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट्स, द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज हैव बीन फाउंड टू बी स्टेबल एंड डू नॉट चेंज इजीली, ठीक है। सो साइटोटेक्सोनॉमी में वी वर स्टडिंग अबाउट साइटोलॉजिकल ट्रेट्स, यानी कि सेल और सेल के टाइप्स और उनके नंबर, काइंड वगैरह। एंड कीमोटेक्सोनॉमी में वी आर गोइंग फॉर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट, उनकी स्टडी। थर्ड स्टडी इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी और एडेंसोनियन टेक्सोनॉमी और फेनेटिक्स। अब इसके 3 नेम्स हैं, ठीक है। इनके कितने नेम्स हैं, 3 नेम्स हैं इनके। फर्स्ट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, एडेंसोनियन टेक्सोनॉमी और फेनेटिक्स। ये जो स्टडी है ये बेस है जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो टेक्सोनॉमी है, ये जो स्टडी है, ये कंप्यूटर के बेस पे होता है। इसमें हम जितना भी डाटा होएगा वो हम कंप्यूटर में प्रोसेस कर देंगे, ठीक है। फिर इससे क्या होता है कि जितने भी कैरेक्टर्स हमने ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स दिए वो कंप्यूटर में दे दिए, और इससे हर कैरेक्टर को एक पर्टिकुलर इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है। नंबर एंड कोड्स आर गिवन टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड डाटा इज देन प्रोसेस्ड in each way. Each character is given equal importance and at the same time 100 of characters can be considered, ठीक है। अब आप ये सोचो कि हमने कंप्यूटर में ये सारी इन्फॉर्मेशन फीड कर दी, हमने एक एक कैरेक्टर को एक एक कोड दे दिया कि सपोज ABC कोड है नंबर ऑफ स्टेमन्स का, BCD कोड है नंबर ऑफ पिस्टल्स का, ऐसे ऐसे करके हमने कोड्स दे दिए और सारा डाटा प्रोसेस कर दिया। तो क्योंकि वो कंप्यूटर है, ठीक है, वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डाटा जो है कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डाटा प्रोसेस कर सकते हैं और हर कैरेक्टर को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और हर कैरेक्टर को ऐसे इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगी, ठीक है। सो एक ऐसा इस स्टडी के बेस पे एक फैमिली ट्री बनाने को हम बोलते हैं डेंड्रोग्राम, ठीक है। एक फैमिली ट्री बेस्ड ऑन फेनेटिक, न्यूमेरिकल और एडेंसोनियन टेक्सोनॉमी इज कॉल्ड एज डेंड्रोग्राम। अब आगे हम फिर से कुछ नई टर्म्स सीखने वाले हैं, दैट इज अल्फा टेक्सोनॉमी एंड ओमेगा टेक्सोनॉमी। अल्फा टेक्सोनॉमी इज बेसिकली कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ओमेगा टेक्सोनॉमी इज उनके बीच में करेक्ट रिलेशनशिप लेके आना। तो अल्फा टेक्सोनॉमी में जैसे हमने देखा कि कोई भी फ्लोरा या फौना है उसकी कलेक्शन, उनको आइडेंटिफाई करना या उनकी कंपाइलेशन, और ओमेगा इज उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, ठीक है। ये आज हमारी क्लास का एक टॉपिक था, दैट वाज सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल, उसके एडवांटेजेस, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, फिर सिस्टमैटिक्स, क्लासिकल, ठीक है। क्लासिकल जिसमें उसने कहा कि जो भी स्पीसीज हैं वो अकॉर्डिंग टू द क्रिएटर चलती हैं। न्यू सिस्टमैटिक्स जो एवोल्यूशन पे बेस्ड हैं। फिर उनकी स्टडीज साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी, फेनेटिक्स, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी और एडेंसोनियन टेक्सोनॉमी, ठीक है। ये एक टॉपिक खत्म हुआ। कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर क्लास, दैट इज टेक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है। अब जितने भी बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि ये जो सारी स्पीसीज हैं इनको स्टडी करने, इनको कहीं जगह स्टोर भी करके रखना पड़ेगा ताकि इन पे प्रोसीजर्स हो सकें या फिर इन पे स्टडीज़ हो सके। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, ठीक है। तो वो सारी स्टोरेज और जितने भी प्रोसीजर्स या टेक्निक्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें हर्बेरियम आएंगे,
ठीक है, बोटेनिकल गार्डन्स आएंगे, म्यूजियम्स आएंगे, जूलॉजिकल पार्क्स आएंगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आएंगी, नेशनल पार्क्स आएंगी, बायोस्फीयर रिजर्व्स आएंगे, कीज आएंगी, फ्लोरा फौना मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आएंगी। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास का सेकंड टॉपिक दैट इज टेक्सोनॉमिकल एड्स, ये आज हम स्टार्ट करते हैं। सो हर्बेरियम, ठीक है, हर्बेरियम क्या है, इसमें क्या क्या स्पीसीज होती हैं, या इनमें स्पीसीज को कैसे स्टोर करके रखा जाता है, वो हम देखने वाले हैं। कहता जो हर्बेरियम है, ठीक है, इट इज स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लांट्स के स्पेसिमेंस हैं। अब प्लांट के स्पेसिमेंस हैं पर वो ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड है शीट्स के ऊपर। ठीक है, दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स, यानी कि प्लांट के स्पेसिमेंस हैं पर वो ऐसे नहीं पड़े हुए, वो ड्राइड फॉर्म में है। ठीक है, वो प्रेस्ड फॉर्म में, वो शीट्स के ऊपर ऐसे प्रिजर्व है। ठीक है, फिर जो ये जो शीट्स हैं, ये जो हर्बेरियम में शीट्स पड़ी हैं जिसमें ड्राइड प्लांट्स के स्पेसिमेंस हैं, ये अपने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली पड़ी हुई हैं। फिर हर जो स्पेसिमेन है, ये जो हर्बेरियम में स्पेसिमेंस पड़े हैं, ठीक है, इनके ऊपर इनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। फिर इनके ऊपर एक लेबल है जो सारी इसकी डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन बताता है। फिर इसका इंग्लिश में नेम, लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली और कलेक्टर का नेम लिखा होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हर्बेरियम में क्या है क्या नहीं है। एक बार हम देख लेते, ये है हमारी हर्बेरियम शीट। इसमें ये देखो, ये आप देख सकते हो, ये जो सारा प्लांट है, प्लांट का स्पेसिमेन एक शीट के ऊपर ड्राइड और प्रेस्ड फॉर्म में है, और यहाँ पे एक लेबल लिखा हुआ है जिसमें इसका कॉमन नेम है, लोकेलिटी है, किस हैबिटेट का है, ठीक है, फिर ये किस इंडिविजुअल ने इसको कलेक्ट किया था, ठीक है, फिर इसका नेम्स वगैरह लिखा हुआ है। सो दिस इज अबाउट हर्बेरियम। ठीक है, अब हर्बेरियम की सिग्निफिकेंस क्या है। जो हर्बेरियम है, ठीक है, या जो हर्बेरिया इज सिंगुलर, हर्बेरियम इज प्लूरल। सो जो हर्बेरिया है, ठीक है, वो एक क्विक रेफरल सिस्टम है टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए। अब किसी ने स्टडी करनी है किसी प्लांट की, तो सीधा हर्बेरियम में जाएगा और देखेगा, ठीक है, कि ये प्लांट है, इसके ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ईजिली स्टडी हो सकती है। फिर ईजी है आइडेंटिफाई करने में, कोई भी अननोन प्लांट है उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके इकोलॉजी के बारे में या डिफरेंट प्लेसेस में कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं वो हम इजीली देख सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के हर्बेरियम में जाके। ठीक है, फिर इसके बारे में हमें वही सेम अलग अलग प्लेसेस की लोकल फ्लोरा और फौना के बारे में पता चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले हमने करा हर्बेरियम। हर्बेरियम इज बेसिकली कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स जो एक शीट पे ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड है। अब हम करने जा रहे हैं बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन्स में लिविंग प्लांट्स होंगे, यहाँ पे बहुत सारे लिविंग प्लांट्स हैं रेफरेंस के लिए। ठीक है, अब जो ये प्लांट्स हैं इन पे एक जो है, ये जो प्लांट्स होते हैं बोटेनिकल गार्डन्स में आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए ग्रो किए जाते हैं, और हर प्लांट पे एक लेबल लगाया जाता है जिसपे उसकी बोटेनिकल नेम और फैमिली लिखी जाती है। ठीक है, अब कुछ बोटेनिकल गार्डन्स के नेम्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू लंदन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हौरा कोलकाता जो इंडिया का लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है, और नेचुरल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है। ठीक है, सो बोटेनिकल गार्डन्स में क्या है, लिविंग प्लांट्स। हर्बेरियम में क्या है, ड्राइड प्लांट्स। डन। फिर जो बोटेनिकल गार्डन है इसका क्या फ़ायदा है, क्या सिग्निफिकेंस है या क्या रोल है। यहाँ पे क्या है कि हमें प्लांट का अगर हमने कोई भी स्टडीज़ करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें प्लांट मटेरियल्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे जो एक्सोटिक प्लांट्स हैं उसके लिए ये एक स्टोर हाउस है। ठीक है, फिर लोकल फ्लोरा यहाँ पे हम ग्रो और मेंटेन कर सकते हैं। फिर जो प्लांट्स हैं उनको हम रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं ये उसकी बेसिकली एक्सिटो कंजर्वेशन करता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज म्यूजियम्स। ठीक है, अब हम नॉर्मली जाते हैं, कई बार हमें हमारे स्कूल या कॉलेज वाले अलग अलग म्यूजियम्स में लेके जाते हैं और हमें दिखाते हैं कि म्यूज़ियम में ये ऑर्गेनिज्म है। हमें भी पता होता है कि ये म्यूज़ियम है तो हमें यहाँ पे इस वाले प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ने को मिल सकता है। सो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स जो हैं बेसिकली कोई ना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इस्टेब्लिश होते हैं, जैसे कोई स्कूल्स में या कॉलेजेस में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रिजर्व्ड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं। ठीक है, स्टडीज़ और रेफरेंस के लिए। ठीक है, जो स्पेसिमेंस होंगे बेसिकली वो जार्ड्स में होंगे, या फिर क्या कहते हैं किल करके उनको पिन किया होता है। कुछ इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, कई बार हम म्यूजियम्स में देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो मतलब मरे हुए इंसेक्ट्स होते हैं और उनको पिन किया होता है।
ठीक है। प्लांट्स हैं उनको हम प्रिजर्वेटरी सॉल्यूशंस में डाल के रखते हैं, ये ड्राई स्पेसिमेंस उनके होते हैं। कुछ बड़े एनिमल्स वगैरह को भी स्टफ़ करके प्रिजर्व करके रखा होता है, या कई बार म्यूजियम्स में स्केलेटन्स भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे म्यूजियम्स वर्क करते हैं। सो कमिंग फर्स्ट, हर्बेरियम इज बेसिकली प्लांट्स की कलेक्शन जो ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड हैं शीट्स में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फिर हर्बेरियम के बाद हमने पढ़ा बोटेनिकल गार्डन्स जहाँ पे लाइव प्लांट्स हैं। म्यूजियम, ये तो हम सबको पता ही होता है, हम बचपन में कहीं ना कहीं म्यूजियम में गए होते हैं तो हमने देखा होता है। यहाँ पर प्लांट्स के स्पेसिमेंट्स और प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमेंट्स होते हैं, प्रिजर्वेटरी सॉल्यूशंस में होंगे, ड्राई स्पेसिमेंट्स होंगे, या उनको किल करके पिन किया होएगा, या फिर स्टफ्ड या प्रिजर्व किए होंगे, या फिर बहुत सारे स्केलेटन्स होंगे। सो म्यूजियम्स का क्या रोल है? अगेन कलेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, फिर जो ये है, ये अलग अलग स्पेसिमेंट्स को हम यहाँ रख सकते हैं, प्लांट्स को भी रख सकते हैं, एनिमल्स को भी रख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते हैं स्टडीज़ के लिए, और फिर से ये हमें हमारे लोकल फ्लोरा और फौना के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कुछ म्यूजियम्स के इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स के नेम, जैसे नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यू दिल्ली, म्यूजियम ऑफ मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यूयॉर्क यूएसए। ये आप नेम्स कुछ याद रख लेना, आप रेफरेंस के लिए इनको अपने एग्जाम में लिख सकते हो। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स वो वाली एरियाज जहाँ वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, या वो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ह्यूमन केयर के अंडर में लेते हैं। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क्स को और क्या बोला जाता है? जूज। हम सारे जो बच्चे हैं वो जू में तो गए ही होते हैं, और हमें पता होता है जूस में लाइव प्लांट्स होते हैं जो ह्यूमन केयर में अंडर ह्यूमन केयर होते हैं। ठीक है, सो जूस का क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या रूल्स हैं? जू से हमें उनके फूड हैबिट्स और उनके बिहेवियर के बारे में पता चल जाता है। पब्लिक वहाँ विजिट करने आती है, स्पेशली बच्चे, तो उनको उनके बारे में नॉलेज पता चलती है। ठीक है, लाइव एनिमल्स की स्टडी हो सकती है, ये भी अगेन एक्सिटू कंजर्वेशन है एनिमल्स की, और यहाँ पे रह के हम कैपिटिव ब्रीडिंग करा सकते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स की। वो एनिमल्स जो रिस्क हैं, जिन पे रिस्क है एक्सटिंक्शन का, उनकी हम कैपिटिव ब्रीडिंग करा सकते हैं। ठीक है, आई गेस हम में से सारे लोग छतबीड़ जू जो चंडीगढ़ में है वहाँ तो गए होंगे, सो वहाँ हम ये सारा कुछ देख सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। यहाँ पे भी बहुत सारे जो प्लांट्स हैं बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन और हैबिटेट डिस्टर्बेंस से बनाया जाता है, और हमारी इंडिया में टोटल 544 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 544 या इसके आसपास हैं। ठीक है, कमिंग टू द बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे लैंड को प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ, ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल्स, हमें यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। हम ट्राइब्स की ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल देख सकते हैं, और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल रिसोर्सेज जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। आजकल हमारे इंडिया में टोटल 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कीज। ठीक है, सो कीज क्या है? कहते हैं कीज भी अगेन एक टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स और उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेस पे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जो की है, ठीक है, की में ना दो तरीके के एनिमल्स और प्लांट्स होंगे, जो थोड़े सिमिलर हैं और जो डिसिमिलर हैं। ठीक है, यहाँ तो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स के बेस पे हम जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इस कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के बेस पे की के जो करेक्टर्स हैं उनको स्टडी करने को बोलते हैं कपलेट। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें दोनों ऑप्शंस जो है हम इट रिप्रेजेंट्स अ चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस। इससे क्या होएगा, एक एक्सेप्ट हो जाएगा और एक रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों के क्या हैं, दोनों के कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं, और जो करेक्टर जीतेगा उसको बोलेंगे लीड। उसको क्या बोलेंगे? लीड। ठीक है, सो ये आपको लाइन याद रखनी है। जो कीज हैं वो जनरली एनालिटिकल इन नेचर होती हैं। कीज जो है बेसिकली एनालिटिकल इन नेचर होती हैं। ठीक है, अलग अलग कीज यूज़ की जाती हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए, फैमिली के लिए अलग, जीनस के लिए अलग, स्पीसीज के लिए अलग। नेक्स्ट, कमिंग टू फ्लोरा। फ्लोरा इज बेसिकली जितने भी प्लांट्स हैं एक गिवन एरिया में उनकी हैबिटेट और उनके डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअल अकाउंट। ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में उनकी हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंट। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि ये जो एरिया है इसमें इस टाइप के प्लांट्स हमें मिलेंगे। सो बेसिकली ये इंडेक्स का काम करता है। दीज प्रोवाइड इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। ओके, नेक्स्ट इज मैनुअल्स. Manuals are useful in providing information for identification of names of species found in an area. ठीक है, मैनुअल्स क्या करते हैं, बेसिकली मैनुअल्स भी
जो है हमें सिर्फ स्पीसीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए उनके नेम्स प्रोवाइड करते हैं। मोनोग्राफ्स जो हैं वो पर्टिकुलर एक टेक्सॉन के बारे में, मोनो मीन्स लाइक वन, याद रखना, यहाँ से याद रखना मोनो मीन्स वन, तो एक पर्टिकुलर वन टेक्सॉन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। लास्ट इज कैटलॉग्स होती है सारे प्लांट्स और एनिमल्स। कैटलॉग इज बेसिकली जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसके सारी की सारी सिस्टमेटिक लिस्ट। सो कैटलॉग में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की लिस्ट है। मोनोग्राफ में किसी भी एक टेक्सॉन के बारे में बताया गया है। मैनुअल इज स्पीसीज के नेम के आइडेंटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन, एंड फ्लोरा इज किसी भी पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स की हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इंडेक्स। डन। तो ये सारे हमने टेक्सोनॉमिकल एड्स करे, जिसमें हमने हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन्स, म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, कीज, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स करें। ठीक है, ये हमारा जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड वो यहीं ख़त्म होता है। आई नो ये जो लास्ट पार्ट है वो थोड़ा सा बोरिंग और थोड़ा सा लर्न करने वाला है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें। एज सच आप जितना इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे उतना ही इंटरेस्टिंग आपको ये टॉपिक लगेगा। फिर ये चैप्टर खत्म हो चुके हैं तो हम इसके बाद इसके MCQs करेंगे अगली आने वाली वीडियोस में। सो टिल देन टेक केयर एंड पढ़ते रहिए। बाय बाय।